हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के सेशन में हम लोग कंट्रोलर एंड एक्शन रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है उसे मैं देखता हूँ। आज का एजेंडा है व्हाट इज कंट्रोलर, देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट रिजल्ट, देयर आफ्टर जेसन रिजल्ट, देयर आफ्टर फाइल रिजल्ट, thereafter I action result, thereafter redirect result, and at last we will discuss about the view result। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं what is controller। Controller is a class that is used controller is a class that is used to group up a set of action method। It is also said that controller class handles request and define actions for an applications। नाउ हम लोग कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंट्रोलर का वो होता है रीडिंग रिक्वेस्ट। कंट्रोलर कैन एक्सट्रैक्ट डेटा वैल्यूज फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडीज सच एज क्वेरी स्ट्रिंग, पैरामीटर्स एंड रिक्वेस्ट बॉडीज। अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वैलिडेशन ऑफ डेटा। कंट्रोलर कैन वैलिडेट इनकमिंग रिक्वेस्ट डिटेल्स फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग, रिक्वेस्ट बॉडीज एंड रिक्वेस्ट हेडर्स। एंड जो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है कि किस व्यू को कंट्रोलर सेलेक्ट करता है। सो वी कैन से दैट कंट्रोलर चूज विच व्यू और रिजल्ट रिटर्न टू द यूजर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलर। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या है। नेक्स्ट एजेंडा है कंटेंट रिजल्ट। कंटेंट रिजल्ट कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड MIME टाइप। तो कंटेंट रिजल्ट किसी तरह के रिजल्ट को रिटर्न कर सकता है। पहला रिजल्ट हो सकता है टेक्स्ट हाइफन प्लेन हो सकता है, दूसरा टेक्स्ट हाइफन HTML हो सकता है, तीसरा एप्लीकेशंस टाइप हो सकता है, चौथा XML टाइप हो सकता है और पांचवा PDF टाइप के डेटा को भी रिटर्न कर सकता है। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कंटेंट रिजल्ट कैसे काम करता है। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड, मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2022 है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। प्रोजेक्ट के लिए हमने ASP.NET Core Empty टेम्पलेट को सेलेक्ट किया है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और हमारा प्रोजेक्ट का नाम जो होगा वो होगा कंट्रोलर एप्लीकेशंस। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं कंट्रोलर एप्लीकेशंस नाम देता हूँ। एप्लीकेशन हमारा जो लोकेशंस होगा D ड्राइव के अंदर नेट कोर एप्लीकेशंस फोल्डर के अंदर हमारा एप्लीकेशंस बनेगा। तो मैं अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। हमारा फ्रेमवर्क जो होगा .NET 8.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा, तो इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बेसिक फाइल्स होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती हैं। सबसे पहला हमारा फाइल है program.cs। इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ कंट्रोलर के लिए। तो मैं यहाँ गया, नेट न्यू फोल्डर में कंट्रोलर नाम का एक फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, कंट्रोलर्स। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक कंट्रोलर को ऐड करता हूँ। तो यहाँ कंट्रोलर पे आ गए। यहाँ पे मैं एम्प्टी कंट्रोलर एक क्रिएट करता हूँ, ऐड कर देता हूँ एम्प्टी कंट्रोलर। हमारा कंट्रोलर का जो नाम होगा वो होगा होम कंट्रोलर। एक चीज़ और भी आप ध्यान दे सकते हैं कि जो भी कंट्रोलर हम बनाते हैं उसमें सफिक्स जो हमारा कीवर्ड होता है वो कंट्रोलर होता है, ताकि यह सिस्टम आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो फाइल है कंट्रोलर की फाइल है। तो सारे कंट्रोलर में जो सफिक्स होता है कंट्रोलर ही होता है। ठीक है, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। हमारा होम फाइल का नाम हो गया और कंट्रोलर सफिक्स हो गया, तो पूरा नाम होम कंट्रोलर बन गया। अब मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ये कंट्रोलर हमारा ऐड हो गया है। अब मुझे कंट्रोलर को कॉल करने के लिए program.cs फाइल में भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है।
तो पहला जो चेंजेस करने की जरूरत होती है वो होती है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोलर्स विथ व्यू। ठीक है, ये जो अननेसेसरी कोड है मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे अभी नहीं है। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं एप डॉट मैप कंट्रोलर, ताकि कंट्रोलर को मैप कर सके, मैप कंट्रोलर्स। तो ये मेथड हमारा यूज होता है। अब प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में हमारा चेंजेज हो गया है। अब मैं कंट्रोलर क्लास में आता हूँ और इसमें देखता हूँ। मुझे पहला कंटेंट रिजल्ट टाइप का बनाना है, तो मेरा जो सिंटेक्स होगा वो इस तरह से होगा, मैं पूरे हटा ही देता हूँ। पब्लिक कंटेंट रिजल्ट, कंटेंट कंटेंट रिजल्ट, मैं इसका नाम रख देता हूँ मेथड 1, मेथड 1। अब यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न, हटाते हैं इसको, बीच में लिखते हैं रिटर्न न्यू कंटेंट रिजल्ट। फिर हमारा होता है कंटेंट, जो हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो कंटेंट में मैंने लिख दिया हेलो अजीत। और कंटेंट टाइप में दे देता हूँ, कंटेंट टाइप में हमारा होगा कंटेंट टाइप में हमारा होगा टेक्स्ट प्लेन में रिटर्न करना चाहता हूँ, टेक्स्ट प्लेन। ठीक है, यहाँ मैं सेमी कॉलन दे देता हूँ। तो ये हमारा मेथड कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़ आप भी जानते होंगे, किसी भी कंट्रोलर के अंदर में मेथड को कॉल करने के लिए हमें राउटिंग करने की भी ज़रूरत होती है। अगर मैं ऐसे ही एप्लीकेशन चला देता हूँ, मेथड 1 का नाम वहाँ मेंशन करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। मैं एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर दिया। अब आउटपुट आने देते हैं और मेथड 1 को मैं पास करता हूँ यूआरएल में। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं यहाँ पे मेथड 1 पास करता हूँ, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। मेथड 1, तो ये हमारा मेथड 1 कॉल नहीं हुआ। तो मेथड को कॉल करने के लिए हमें बेसिकली राउटिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट, और यहाँ पे मैं मेथड का नाम दे देता हूँ मेथड 1। किसी भी कंट्रोलर के अंदर मेथड को कॉल करने के लिए आपको राउट कीवर्ड और इसके अंदर कुछ मेथड का नाम लिखना होता है। यहाँ पे अगर मैं मेथड का नाम चेंज भी कर दूं और यहाँ पे मैंने मेथड 1 रखा है, तो जब भी हमारा मेथड कॉल होगा, मेथड 1 के नाम से कॉल होगा। यानी कि राउट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी हम नाम देते हैं उसी नाम से हमारा मेथड कॉल होता है। तो मैं ये एप्लीकेशन को दोबारा रन करके देखता हूँ कि हमारा मेथड कैसे कॉल हो रहा है। रन किया है मैंने। अब मैं दोबारा से यहाँ पे मेथड 1 देता हूँ। देखिए हेलो रिजल्ट आपका ये आउटपुट में आ गया, ये मेथड से रिटर्न किया हुआ आउटपुट है। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ जो भी नाम आप मेंशन कीजिएगा उसी नाम से आपका मेथड कॉल होगा। मान लो मेथड 2 मैंने कर दिया, तो हमारा मेथड जब भी कॉल होगा, मेथड 2 जब भी स्पेसिफाई करेंगे तभी ये कॉल होगा। मेथड 1 से अब नहीं होगा। मान लो मैं मेथड 2 कर देता हूँ, यहाँ पे मेथड 2 से ही कॉल हो रहा है। ठीक है, ये कॉल हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है जेसन रिजल्ट। सो बेसिकली जेसन रिजल्ट कैन रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस, आई मीन जेसन फॉर्मेट। तो जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट होगा इसी फॉर्मेट में रिटर्न होगा। जैसे जो भी आपका क्लास के अंदर प्रॉपर्टी होगा उस तरह का, जैसे मैं मान लो मैंने क्लास के अंदर फर्स्ट नेम बनाया था, लास्ट नेम बनाया था, तो हमारा
जब भी ये आउटपुट रिटर्न होगा तो इसी फॉर्मेट में होगा। तो अब इसे देखते हैं, जेसन रिजल्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसे देखते हैं। इसे मेथड 1 ही कर देते हैं। तो ये हमने देख लिया। मैं दूसरा करता हूँ जेसन रिजल्ट, इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं जेसन रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर के बॉडी को मैं चेंज करता हूँ। बॉडी को मैं चेंज करता हूँ जेसन। जेसन रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ। तो मैं एक क्लास बना देता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर और मैं बनाता हूँ, मॉडल करके फोल्डर बना देता हूँ, मॉडल्स। ठीक है, इसके अंदर एक पर्सन क्लास में बनाता हूँ जेसन रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्लास मैंने बना लिया। ठीक है, क्लास का नाम मान लो मैंने पर्सन रख दिया है, पर्सन। पर्सन्स के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी होगा पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी होगा पब्लिक स्ट्रिंग लास्ट नेम। मैं ऐसे ही रख देता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं एरर दे रहा है, यानी कि नल रेफरेंस। अगर नल वैल्यू को अवॉइड करना है तो यहाँ पे इस तरह का एक नोटेशन देना होता है जो कि नल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये हमारा क्लास बन चुका है। अब मैं इस क्लास को अपने कंट्रोलर के अंदर यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं नेम स्पेस को कॉपी कर लिया और कंट्रोलर के अंदर में इसको मेंशन करता हूँ। तो ये हमारा हो गया यूजिंग, ये नेम स्पेस हमने यहाँ पे डाल दिया। अब उस क्लास को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा जो सिंटेक्स होगा इस तरह होगा। पहले तो मैं उस पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो पर्सन ओबीजी इक्वल टू न्यू पर्सन, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट से उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। तो मान लो जो पहला प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम है, तो इसमें मैं अपना नाम दे देता हूँ। इसमें नाम मैंने दे दिया अजीत। और अनदर प्रॉपर्टी है लास्ट नेम, तो लास्ट नेम भी मैं दे देता हूँ। लास्ट नेम मैं कर देता हूँ कुमार। तो प्रॉपर्टी को मैंने असाइन कर दिया वैल्यू। अब मेरा जो होगा रिटर्न जेसन, और ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसी ऑब्जेक्ट को मैं जेसन रिजल्ट के थ्रू रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये हमारा मेथड कंप्लीट हो गया। अब इस मेथड में भी आप देख सकते हैं कि मैंने मेथड एट्रीब्यूट राउट कीवर्ड में दिया है। तो जब भी ये मेथड कॉल होगा मेथड 1 के नाम से ही कॉल होगा। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो F5 क्लिक कर दिया हमने। देखते हैं आउटपुट क्या होने वाला है हमारा। फिर यहाँ पे मेथड 1 स्पेसिफाई करते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी रिजल्ट है जेसन फॉर्मेट में रिटर्न हो गया। ठीक है, फर्स्ट नेम दिया था अजीत, लास्ट नेम दिया था कुमार। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा फाइल रिजल्ट। फाइल रिजल्ट सेंड द कंटेंट ऑफ ए फाइल एज ए रिस्पॉन्स। तो किसी तरह के फाइल को आप फाइल रिजल्ट के थ्रू रिटर्न कर सकते हैं। वो चाहे तो पीडीएफ फाइल हो सकता है, टीएक्सटी फाइल हो सकता है, एक्सी फाइल हो सकता है। किसी भी तरह के फाइल को फाइल रिजल्ट के थ्रू हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इसे भी हम देखते हैं फाइल रिजल्ट कैसे काम करता है। तो आ जाते हैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर, और मैं तो फाइल रिजल्ट को यूज करने के लिए मैं सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर का नाम होगा www रूट। तो मैं इसे बंद करता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो पहले फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का हमारा नाम होगा www रूट।
जो भी हमारे हेल्पिंग फाइल्स होते हैं वो इसी फोल्डर के अंदर हम रखते हैं, www रूट के अंदर रखते हैं। तो हमारा एक फाइल है, मैं उस फाइल को इसके अंदर डाल देता हूँ। हमारा फाइल है sample.txt। मैं इस फाइल को उसके अंदर डाल देता हूँ। तो मैं इस फोल्डर के अंदर में अपना फाइल को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं जेसन रिजल्ट, फाइल रिजल्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो हमारा जो होगा फाइल रिजल्ट, अच्छा, फाइल रिजल्ट को यूज करने के लिए एक और मेथड को हमें यूज करना होता है, वो होता है if डॉट यूज स्टैटिक फाइल। स्टैटिक फाइल कीवर्ड, स्टैटिक फाइल मेथड को भी हमें प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर मेंशन करना होता है। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया। अब हम कंट्रोलर के अंदर आते हैं और हमारा यहाँ जो होगा फाइल कंटेंट रिजल्ट होगा, फाइल कंटेंट, फाइल कंटेंट रिजल्ट हो गया। अब ये बॉडी को मैं चेंज करता हूँ, मुझे सैंपल फाइल को रिटर्न करना है। तो हमारा जो सिंटैक्स होगा वो इस तरह होगा, where my file equal to system.io dot read all bytes, read all bytes, system.io dot file dot read all bytes, ठीक है। इसके अंदर हमें पाथ देना होता है। तो पाथ है हमारा www रूट के अंदर में हमारा है सैंपल डॉट टी फाइल है। तो ये मैंने यहाँ दे दिया। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब यहाँ हम जो रिटर्न होगा, रिटर्न न्यू फाइल कंटेंट रिजल्ट, फाइल कंटेंट रिजल्ट, और इसमें जो हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट है वो आ गया। और टाइप जो है वो टाइप दे देते हैं एप्लीकेशन स्लैश टी फाइल है। तो टी फाइल हमने दे दिया, यहाँ मेथड को क्लोज कर दिया। तब मैं इसे चला के देखता हूँ कैसे रिजल्ट हमारा आता है। तो जैसे फिर से हम मेथड 1 यहाँ पे डालते हैं तो अब देख सकते हैं आउटपुट क्या होने वाला है हमारा। तो ये देखिए जो भी हमारा फाइल था, ये फाइल इस तरह से आपको रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटपुट हमारा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से फाइल रिजल्ट हमारा काम करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारा आई एक्शन रिजल्ट। सो आई एक्शन रिजल्ट इज ए पेरेंट इंटरफेस ऑफ ऑल एक्शन रिजल्ट class such as content result, JSON result, redirect result, etc. By specifying the parent type as a iAction result, we can return any subtype of iAction result. तो जैसा कि हमने बताया कि iAction result सारे टाइप का रिजल्ट का पेरेंट होता है, पेरेंट इंटरफेस होता है। अगर हमने iAction result को स्पेसिफाई कर दिया एज ए रिटर्न टाइप, तो हम किसी तरह के कंटेंट को भी यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे काम करता है। तो हमारा एप्लीकेशन है। अब जैसे यहाँ इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे मैं इसी में अगर चेंज कर दूँ, इसमें कर दूँ आई एक्शन रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं कि सेम तरह का बिहेवियर होगा हमारा, ठीक है। तो इसे चला कर देख लेते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ मेथड 1। देखिए सेम तरह का बिहेवियर हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरे एग्जांपल के साथ भी आई एक्शन रिजल्ट को देख लेता हूँ। तो मैं अंडू करता हूँ, प्रीवियस एग्जांपल को देखता हूँ।
जैसे जेसन रिजल्ट के केस में ही हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हमने आई एक्शन रिजल्ट लिख दिया, आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है, इस केस में भी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आई, सॉरी, मेथड वन। तो आप देख सकते हैं कि सेम बिहेवियर और सेम आउटपुट यहाँ भी आ रहा है। तो कहने का मतलब कि आई एक्शन रिजल्ट अगर हम किसी मेथड में स्पेसिफाई कर दें तो उसके अंदर से किसी भी टाइप के रिजल्ट को हम रिटर्न कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज होता है आई एक्शन रिजल्ट का ओवर अदर द कंटेंट रिजल्ट, फाइल रिजल्ट, जेसन रिजल्ट एंड एटीसी। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है रीडायरेक्ट रिजल्ट। रीडायरेक्ट टू द स्पेसिफिक एक्शंस और यूआरएल। रीडायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू आप किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एक्शन, किसी भी कंट्रोलर के अंदर एक्शन को आप अपने कंट्रोल को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे काम करता है। तो फिर से हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस के अंदर और हम लोग इसका जो होगा रीडायरेक्ट रिजल्ट होगा, रीडायरेक्ट रिजल्ट। मैं बॉडी को चेंज करता हूँ। यहाँ जैसे मान लो हमें गूगल पे रीडायरेक्ट करना है, गूगल के यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना है, तो हमारा जो कोड होगा रिटर्न रीडायरेक्ट। यहाँ गूगल यूआरएल हम दे सकते हैं, हमारा होगा https://www.google.co.in स्लैश दे दिए। तो हमने गूगल के यूआरएल दे दिए। अब देखते हैं किस तरह से रिडायरेक्ट करता है। देखते हैं इसका आउटपुट क्या होने वाला है। फिर से मैं मेथड वन को कॉल करता हूँ, यहाँ से मेथड वन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है रीडायरेक्ट होकर google.co.in पे चला गया है। तो इस तरह से रीडायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू या तो आप एक्सटर्नल वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं या किसी भी कंट्रोलर के अंदर में किसी भी एक्शन के अंदर में आप अपने कंट्रोल को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है एडवांटेज ऑफ रीडायरेक्ट रिजल्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्या एजेंडा है। नेक्स्ट होता है व्यू रिजल्ट। व्यू रिजल्ट रिटर्न्स अ वेब पेजेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेनिंग प्रेजेंटेशन लॉजिक। तो व्यू रिजल्ट के थ्रू हम किसी भी व्यू में अपने कंट्रोल को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, व्यू को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। तो आ जाते हैं व्यू रिजल्ट की तरफ। अब मैं इसे कर देता हूँ व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट, ठीक है। यहाँ मान लो मैं मेथड का नाम कर देता हूँ इंडेक्स। अब व्यू रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए सबसे पहले आपको व्यू को क्रिएट करना होगा। तो मैं व्यू क्रिएट करता हूँ। व्यू क्रिएट करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, जो भी मेथड नाम है आपका उस पर राइट क्लिक जैसे आप करते हैं, यहाँ पे ऐड व्यू का एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजर व्यू एक एम्प्टी आता है, रेजर व्यू आता है जिसके अंदर आप मॉडल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं रेजर व्यू ही करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो एम्प्टी है हमारा व्यू का नाम इंडेक्स है, टेम्पलेट एम्प्टी है क्योंकि कोई मॉडल अभी सेलेक्ट किया नहीं है हमने, ठीक है। अगर मॉडल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं क्रिएट का करता हूँ, ठीक है, मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मॉडल हमने बनाया है पर्सन, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड करता हूँ।
अभी मॉडल हटा के मॉडल ही में सेलेक्ट प्रोग्रामिंग, तो मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये भी क्रिएट नहीं हो रहा है, मैं एम्प्टी ही क्रिएट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं index.cshtml फाइल क्रिएट होने वाला है। ये फाइल क्रिएट हो गया, इसके अंदर अभी कोई भी HTML नहीं है। ठीक है, मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ और मैं चला के देखता हूँ। रिटर्न, व्यू में रिटर्न कर देता हूँ। अब मैं इसे जब एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा व्यू रेंडर होगा। इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारा आउटपुट आने वाला है। फिर से मैं मेथड 1 को स्पेसिफाई करता हूँ, मेथड 1। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारा व्यू कॉल हुआ। अब बेसिकली व्यू के अंदर में कोई भी HTML कंट्रोल नहीं है, इसलिए कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, फिल्टर व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू एंड गुड डे।